नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के समिट के साथ जो कंट्री स्ट्रैटेजी के ऊपर पाकिस्तान फोकस्ड एक सेशन था, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया और अपनी हुकूमत की अचीवमेंट्स जो हैं और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसे वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की ग्लोबल जो एक इकनॉमिक लीडरशिप है, बिजनेस लीडरशिप है, उसके सामने रखा। न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वहाँ पे खिताब किया, बल्कि पाकिस्तान के डिफेक्टो फाइनेंस मिनिस्टर जो एडवाइज़र हैं फाइनेंस के ऊपर जनाब डॉक्टर हफीज़ शेख साहब जो हैं, उन्होंने भी वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम को पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के हवाले से उन्होंने बहुत कुछ बताया, समझाया। और उनका क्लेम ये था कि 2018 में जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त फ़िस्कल और मॉनेटरी सूरत हाल बहुत ख़राब थी, टाइट थे हालात, मईशत जो थी वो तबाह हो चुकी थी। और उसके बाद हुकूमत ने बहुत से बोल्ड इनिशिएटिव लिए, फ़िस्कल मैनेजमेंट के हवाले से, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से, अपने टैक्सेस को ठीक किया और भी बहुत सी पॉलिसीज़ का इजरा किया, जिसके नतीजे में कोविड-19 के अटैक से पहले भी पाकिस्तान की मईशत जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ गामज़न थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पहली दफ़ा एक महीने का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $99 मिलियन पॉजिटिव है, यानी सरप्लस में है। तकरीबन कहिए कि $100 मिलियन सरप्लस में है, जो इससे पहले अक्टूबर 2018 में सूरत हाल ये थी कि तकरीबन $2 बिलियन का महीने का पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट था। ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनके वज़रा, उनकी हुकूमत, उनके तमाम मिनिस्टर्स और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं मुसलसल इसे एक बहुत बड़ी अपनी अचीवमेंट के तौर पे सामने लेकर आते हैं। कुछ और फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूँ, फिर मैं कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे रेज़ करता हूँ अपने एनालिस्ट के लिए। ना सिर्फ ये कि 100 मिलियन के करीब, यानी 99 मिलियन का जो करंट अकाउंट पॉजिटिव है वो है, बल्कि अक्टूबर 2020 में सूरत हाल ये है कि बताया जाता है कि पाकिस्तान की बरामदात जो है वो इस वक्त महीने में $2 बिलियन से बढ़ चुकी हैं। यानी अगर साल का हिसाब किया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान $24 बिलियन की, यानी जो बरामदात गिर के, एक्सपोर्ट्स गिर के $19 बिलियन पे आ चुकी थी, वो इस वक्त $24 बिलियन पे एनुअल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं खड़ी हैं। और ईयर ऑन ईयर अक्टूबर में 2.1% का इजाफा जो है वो एक्सपोर्ट्स में सामने हमें नज़र आ रहा है। नवंबर 2020 में सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद में पहली बार बताया जाता है कि टेक्सटाइल की जो मिलें और फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी वो पूरी तौर पे बहाल हो चुकी हैं। 50,000 यूनिट्स बताया जाता है छोटे और बड़े बंद पड़े थे, वो तकरीबन खुल चुके हैं। और एक्सपेक्टेड है कि अगर ऐसी सूरत हाल जारी रहती है तो 30,000 नए यूनिट्स भी हैं वो सामने आ चुके हैं। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स कई दफ़ा दावा कर चुके हैं कि काम इतना ज़्यादा है कि उनके पास HR या वर्कफोर्स नहीं है, उनके यूनिट्स, इतने ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं कि उसे पूरा नहीं कर सकते। जनवरी 2020 में बताया जाता है, भी आपने देखा कि जनवरी 2020 में फैसलाबाद के करीब ही फिडमिक ने, फैसलाबाद इन्वेस्टमेंट इकनॉमिक डेवलपमेंट कंपनी ने एक बहुत बड़ा स्पेशल इकनॉमिक जोन खड़ा किया अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से। और अभी फिडमिक जो है, जो पंजाब इंडस्ट्रियल इकनॉमिक डेवलपमेंट कंपनी है, वो कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क जो है वो खड़ा कर रही है। और जो एक्सपर्ट रेमिटेंसेज हैं उनमें 14% इजाफा जो है अक्टूबर में रिकॉर्ड किया गया है। और ये पाँचवां महीना है जिसमें मुसलसल ये इजाफे देखने में आते हैं। ताहम मेरे साथ मैं ये कहूँ कि कल हमारे साथ हमें ज्वाइन किया डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब ने, जो कि डीन है नस्ट के सोशल साइंसेज के, उससे पहले एडवाइज़र रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही और उनका कहना ये था कि जितनी भी रिलीफ इस वक्त मिली है पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट के पास जो स्पेस है कि उसने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं और यूं बिजनेसेस को ब्रीदिंग स्पेस मिल सकी है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि फरवरी 2020 से पाकिस्तान जिस इंतहाई मुश्किल IMF के प्रोग्राम में था, वो IMF का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंडेड है। यानी इस IMF प्रोग्राम दोबारा शुरू होगा तो फिर क्या होगा, ये गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ होल्ड कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, ये बुनियादी सवाल है। डॉक्टर अशफाक हसन खान ने इसके बारे में एग्जैक्टली क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ। मईशत में एक मुझे इस वक्त जो है एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस ज़रा बहाल हुआ है, प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव नज़र आ रहा है और रिकवरी के प्रोसेस में हैं हम हैं। जो कोविड की वजह से हम बहुत नीचे आ गए थे, अब वहाँ से उठ रहे हैं हम ऊपर की तरफ में। इसमें सबसे जो अहम रोल प्ले किया है इस प्राइवेट सेक्टर के कॉन्फिडेंस को बहाल करने में, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है एक प्रेडिक्टेबल भी हो गई है कि अब प्राइवेट सेक्टर को पता है कि इस वक्त गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है और आइंदा भी शायद यही रहेगी, तो एक प्रेडिक्टेबिलिटी है एंड दैट इज़ वाई दे आर टेकिंग डिसीजंस। वो क्यों हो रही है? IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है हमारा, ठीक है, फरवरी 2020 से।
जो नाज़रीन आपने सुना कि क्यों प्रिडिक्टेबिलिटी है, क्यों हुकूमत फैसले कर पा रही है, क्यों पाकिस्तान का एक्सपोर्टर और बिजनेसमैन जो है वो ज़्यादा मजबूत और यकीन के साथ फैसले कर पा रहा है। इसलिए कि IMF का प्रोग्राम फरवरी 2020 से सस्पेंडेड है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं दो इंतहाई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़, गौहर एजाज साहब पेट्रोन चीफ हैं एप्टोमा के, पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अकील करीम बेरी साहब पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन हैं, AKD ग्रुप के चेयरमैन हैं, मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। ये मैं बताऊँ कि गौहर एजाज साहब और अकील करीम बेरी दोनों वो हैं जिनकी ओपिनियन को, जिनके एनालिसिस को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सीरियसली लेते हैं। दोनों को एक्सेस है टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज को पॉजिटिवली देखते भी हैं। गौहर एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, अकील करीम बेरी साहब अस्सलाम वालेकुम। गौहर एजाज साहब आपसे शुरू करूंगा। आप बारहा हमारे पास तशरीफ लाते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप शफकत फरमाते हैं, मेंटोरिंग करते हैं हमारे प्रोग्राम की, लेकिन आपकी बातों से हमेशा ऐसा लगता है कि आप लोगों ने और हुकूमत ने कोई मिल के ऐसी बड़ी इंटेलिजेंट किस्म की प्लानिंग की है जिसके नतीजे में वो तमाम पॉजिटिव एदाद और शुमार जो मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में स्क्रीन पर दिखाए हैं वो हो रहे हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ डॉक्टर अशफाक कहते हैं उसमें बड़ा वजन है कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है, इसीलिए आपके पास भी स्पेस आई है, गवर्नमेंट के पास भी स्पेस आई है। आप लोगों ने जाती तौर पे कोई ऐसा कारनामा नहीं किया, बल्कि IMF का प्रोग्राम अगर वापस आएगा तो फिर रियल टेस्ट होगा आपकी इंटेलिजेंस का। अशफाक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो है वो दोबारा से इसलिए बढ़ना शुरू हुई कि अब प्राइवेट सेक्टर फैसले कर रहा है, और फैसले क्या कर रहा है, नई सनत लगाने के और नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने। मैंने जब भी कोई बात की है, मैंने इस बात को समझ के किया है कि हमें ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना जो कि पाकिस्तान के जो है वो हक या पाकिस्तान के जो है वो उसकी बका के अलावा कोई बात नहीं की मैंने। ना पाकिस्तान की बका किस चीज में, पाकिस्तान की बका क्या करंट अकाउंट डेफिसिट में, क्या पाकिस्तान की बका इसमें है कि ट्रेड डेफिसिट हो, या पाकिस्तान की बका इसमें है कि पाकिस्तान के पास ट्रेड सरप्लस हो और पाकिस्तान के पास करंट अकाउंट सरप्लस हो। आज जो हम देख रहे हैं, आपने बताया कि ये इस महीने नहीं हुआ, अक्टूबर में, ये चौथा कंसेक्यूटिव महीना है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जब हमारा करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्टर पूरी ताकत से सनत जो है वो लगी है पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए। और हमारा हमेशा हम कहते थे, अपने पिछले प्रोग्राम में जहाँ एंड किया, कि हम ये धागा कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क की इस वक्त जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $14 बिलियन है, जिसमें से धागा कपड़ा तो शायद मुश्किल से $3 बिलियन रह गए। 80% हमारा माल वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट हो रहा है। और वो हमारी प्रोडक्ट्स क्या है, नेट गारमेंट्स है, वुमेन गारमेंट्स है, डेनिम प्रोडक्ट्स है, हमारी होम प्रोडक्ट्स हैं, हमारी होम टेक्सटाइल्स हैं, और ये तमाम प्रोडक्ट्स हमारी जो जा रही हैं वो इस वक्त हम चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, इंडिया और वियतनाम से compete करके जो है वो ले रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह एक ही आई कि $6.5 की गैस और 7.5 सेंट की बिजली, इन दोनों में कोई सब्सिडी नाम की चीज नहीं है। जो मैं नहीं समझता कि IMF किसी भी सूरत में इसके ऊपर रोकेगी कि हम पाकिस्तान की सनत रीजनल एनर्जी प्राइस के ऊपर compete ना करें। इसके अपनी वजूहात हैं, हमारी क्रॉस सब्सिडीज हैं जो कि हम एनर्जी टैरिफ पे देते हैं, हमारी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो कि हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। मेरा नहीं ख्याल अगर हमारी इकोनॉमिक टीम उनको जो है जाके किसी भी IMF टीम के साथ बैठेगी तो इस एनर्जी प्राइस में, जो कि रीजनल एनर्जी प्राइस है, उसमें हमें किसी सूरत में इंडस्ट्री को जो है कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। और अगर एनर्जी प्राइस में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, जो कि मेरी 35% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या 10% ऑफ सेल्स है, तो मैं किसी भी मुल्क के साथ में हमेशा कहता रहा हूं हम compete करने को तैयार हैं। हम 7 साल से हम एक ही बात कहते थे 2013 से कि हम जब $25 बिलियन पे पहुंचे थे, 2013 में मोहित हम $25 बिलियन पे थे, $25 बिलियन, और उस वक्त कॉटन की क्रॉप 14.8 मिलियन बेल्स थी। और वहां से घट के हम 2018 में 10.8 की क्रॉप पे और तकरीबन $20 बिलियन की एक्सपोर्ट पे आए, और आज हम दोबारा जो है वो एक्सपोर्ट में रिकवरी पे। गौहर एजाज साहब की जो सारी बात है उसको सुने, उसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक बोल्ड नेगोशिएशन एबिलिटी चाहिए होगी, डॉक्टर हफीज शेख को, हमाद अजहर को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, इनकी टीम को, कि जब IMF का प्रोग्राम रिज्यूम हो तो अपनी इस परफॉर्मेंस की बेसिस पे IMF को समझा सकें कि देखिए हमें ये रिलीफ मिल गई थी जिसकी वजह से हमने बेहतर परफॉर्म करके दिखाया है, और अगर हम 100% आपकी बातें मानते हैं तो हमारी मईशत और बैठ जाती है, ग्रोथ नहीं होती। मैं सिर्फ आपको डॉक्टर साहब, आपके जो सवाल है ना, वो सारे सवाल के जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। जो आपने बात की ना कि IMF क्या आपको रिलीफ देगा, तो पहली बात आप सुन लें कि हमें एक्सपोर्ट पे कोई रिलीफ नहीं मिला, ठीक है। दूसरी बात, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी उसी तरह चल रही है। तीसरी बात,
आपके जब आईएमएफ प्रोग्राम जब हमने लिया था तो आईएमएफ ने इन्फ्लेशन के नंबर बताए थे कि 2020 के एंड में इसने नीचे जाने हैं। तो हमारा इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आने की वजह से नीचे आया है, कोई रिलीफ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया। दूसरी जो बात आप कर रहे हैं कि करंट अकाउंट जो पॉजिटिव हुआ है, चलें इसको हम थोड़ा नेगेटिव कर देते हैं तो फर्क क्या पड़ेगा। हमारे रिजर्व ठीक ठाक भरा हुआ है। आप मुझे बता दें कि हमारी रीशेड्यूलिंग, आप ये कह रहे हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम के रुक जाने से कोई स्पेस मिली ही नहीं हुकूमत को डिसीजन मेकिंग के लिए? बिल्कुल नहीं मिली। मैं जो कह रहा हूं ना कि हमारा इस वक्त इन्फ्लेशन का, अब आने वाले दिनों में जो फूड इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा सा स्लाइटली इन्फ्लेशन के नंबर हायर साइड पे आए थे, वो भी अब नीचे आ जाएंगे। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारी जो एक्सपोर्ट बढ़ी है वो जेन्युइन बढ़ी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से बढ़ी है, स्टेट बैंक की पॉलिसी की वजह से बने हैं, मिनिस्ट्री की, कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री सब काम कर रही है, बिजनेस कम्युनिटी के साथ अटैच होकर काम हो रहा है। जो हमारी इंडस्ट्री में जो इस वक्त आप देखें कि जो एक्सपेंशन हो रही है बिकॉज ऑफ हमें ऑर्डर मिले, कोई ये तो नहीं है कि आईएमएफ की वजह से हमें ऑर्डर मिल रहे हैं। अकील करीम भाई साहब, देखिए मैं आपको याद करवाऊंगा, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं आपको कि 4 बुनियादी डिमांड आईएमएफ के टैक्स की शरह में इजाफा किया जाए, रुपए की कदर में कमी की जाए, बिजली और गैस और यूटिलिटीज के नरखों में इजाफा किया जाए और शरह सूद यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए। जब आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंड हुआ आपको जो तो सर गैस और बिजली के रेट्स तो नहीं बढ़ाए ना आपने, आवाम की तो सुन तो ले, मेरी बात सुन ले। अब आईएमएफ की ये डिमांड नहीं होती। आईएमएफ की जो डिमांड होती है ना, उनकी डिमांड ये होती है कि ये जो आपके जो रेट है बिजली के, उस सूरत में कहते हैं बढ़ाने को जब बिजली की यूटिलाइजेशन नहीं होती, जब आप कैपेसिटी पेमेंट दे रहे होते हैं। अगर आपकी बिजली की यूटिलाइजेशन बढ़ती है तो रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जब आपकी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ती तो हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है। अगर हमारी बिजली की यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तो आईएमएफ को कोई जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट को कहेगी कि इसके रेट आप बढ़ाओ। यहाँ इशू हमारा बिल्कुल उलट है। अगर हमारी कंट्री में एक्सपेंशन हो रही है, टेक्सटाइल साइड पे हर जगह पे हो रही है, स्टील में हो रही है, टाइल्स में हो रही है, हर जगह एक्सपेंशन हम देख रहे हैं, तो अगर हमारी ये बिजली की डिमांड बढ़ती है तो आईएमएफ कभी भी आपको नहीं कहेगी कि आप बिजली के रेट बढ़ाओ। हमारी प्रॉब्लम जो थी ना, हमने बिजली के एग्रीमेंट बहुत सारे कर लिए लेकिन मुल्क में यूटिलाइजेशन बढ़ नहीं रही थी, उसकी वजह से हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती थी। तो कैपेसिटी पेमेंट तो अकील करीम साहब अभी भी हम दे रहे हैं, एकेडी अभी भी हम दे रहे हैं। जब एक पहले बात सुन ले ना, मैं कहता हूं जब यूटिलाइजेशन आपकी बढ़ेगी तो फिर हमें इशू नहीं है, बिजली खरीद के बिजली बेचेंगे, उसमें हमें इशू नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को पहले ये समझना होगा, ये जो रेट बढ़ाने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ आपकी इंडस्ट्री चल नहीं रही होती, जब ये रुक जाती है तो रेट बढ़ाने। लेकिन गौहर साहब को आने दीजिए। गौहर साहब, कैपेसिटी पेमेंट्स हम अभी भी कर रहे हैं, मंथली कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं मेरा ख्याल है। समझने की कोशिश नहीं करते। डॉक्टर साहब, अकील साहब जो समझाना चाह रहे हैं ना, क्योंकि मुझसे आप तो कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमें ब्लीड देखिए ना, हम ब्लीड तो हो रहे हैं ना गौहर साहब, हम ब्लीड तो हो रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट से। जी डॉक्टर साहब, मैं अगर इजाजत दें तो मैं समझाऊं आपको इस बात को। मैं आपको ये अकील साहब जानना ये चाह रहे हैं कि आईएमएफ ये कहता है क्या, आईएमएफ ये कहता है कि आपको बिजली में नुकसान है। अगर आपको बिजली में डेफिसिट है, जिसको सर्कुलर डेट हम कहते हैं, जो 40 अरब रुपए महीने से या 30 अरब रुपए महीने से जो है कंपाउंड होता चाहे, तो वो कहता है कि ये पैसे भाई आप कंज्यूमर से चार्ज करें। और वो पैसे कहां से निकलते हैं? वो पैसे हम ये कह रहे हैं कि इस वजह से निकलते हैं कि हमारा जो एवरेज फ्यूल है वो तो सिर्फ 5 रुपए यूनिट का है और आप 20 रुपए में बेच रहे हैं, 15 रुपए ऊपर ले रहे हैं, उसके बावजूद नुकसान हो रहा है। वो नुकसान क्यों हो रहा है कि हमारी 34,000 मेगावाट की कैपेसिटी लग गई है, हमारी कंजम्पशन 22,000 की है, 12,000 मेगावाट इस वक्त सरप्लस है जिसकी कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है। तो वो 30 से 40 अरब रुपए वो कहते हैं कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के ऊपर वो कीमत ला दें ताकि वो डेफिसिट ना हो। ये सारी बात अब देखना यह है कि आगे हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करे। अकील साहब ये कह रहे हैं कि हमारी बिजली की खपत नई सनत लग रही है, एकेडी तो ये कह रहे हैं ना कि अगर बढ़ जाएगी, उनकी बात सुन के लग रहा है कि बढ़ गई है, हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये अकील साहब ये समझाना चाह रहे हैं। लेकिन 12,000 मेगावाट की हमारी इस वक्त कंजम्पशन, आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि बढ़ जाएगी हमारी कंजम्पशन। भाई मैं वही कह रहा हूं जो गौर ने आपको समझाया।
अच्छा ठीक, मैं एक ब्रेक ले लूं। नाज़रीन, ये एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि किस हुकूमत के और बिजनेस के क्लेम जो हैं वो सही है, किस हद तक उसमें मुबालगा आ रही है। ब्रेक के बाद डिस्कशन को जारी रखते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप ये डिस्कशन देख रहे हैं जिसमें अकील करीम देदी साहब और गौहर एजाज साहब इस डिस्कशन में शामिल हैं। अकील करीम साहब, आपकी तरफ आता हूँ। अगर आपकी बात को ब्रेक से पहले सही मान लिया जाए कि हमारी जो इकॉनमी की रिकवरी हुई है, एक्सपोर्ट्स में जो इजाफा हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट में जो कमी हुई है, उसका ताल्लुक कोविड से भी नहीं है और IMF से भी नहीं है, तो क्या जब IMF प्रोग्राम आफ्टर कोविड रिज्यूम होगा तो क्या जो परफॉर्मेंस इस वक्त हुकूमत दिखा रही है इसको कंटिन्यू कर सकेगी? इसको सिर्फ आपने दो चीजें देखें। एक ये देखें कि आपकी कोविड की वजह से रिशेड्यूलिंग कितनी हुई है या पेमेंट आपको आगे कर दी गई है, वो कितनी अमाउंट है। कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। कितनी है वैसे? 2 से 3 बिलियन। 2 से 3 नहीं ख्याल है $3 बिलियन से ज्यादा होगा। अगर $3 बिलियन अगर आप ले लें और हमारा जिस तरीके से करंट अकाउंट मंथली सरप्लस आ रहा है, तो हमें कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। हम $2 बिलियन के महीने के डेफिसिट पे चले गए थे। और दूसरी बात देखें, उसकी वजह ये थी कि हमारी इंपोर्ट बढ़ी थी, हमारी एक्सपोर्ट गिरी थी। अब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, इंपोर्ट गिरी है। और उसकी वजह क्या है कि आपने रुपी को एक्चुअल वैल्यू पे रखा है। पहले आपका रुपी ओवर वैल्यू था, आज आपका रुपी अंडर वैल्यू है। तो जब अंडर वैल्यू होगा तो IMF कभी भी आपको नहीं कहेगा कि आप इसको डी वैल्यू करो। तो पहली ये बात। आज इकोनॉमी पे लोगों का कॉन्फिडेंस है। आज इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रही है। कोई अक्रॉस द बोर्ड जिस इंडस्ट्री को आप उठा के देख लो, एक्सपेंशन हो रही है। तो मेरे भाई, जब इंडस्ट्री चल रही होती है ना, तो तब IMF आपको तंग नहीं करता। IMF तो जब तंग करता है जब आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन होती है। हमने जितनी भी टाइटनिंग थी पिछले साल बर्दाश्त कर ली। लेकिन एक हकीकत तो यह भी है ना कि कोविड की वजह से ऑयल प्राइसेस कम है, आपकी ऑयल इंपोर्ट्स का बिल बड़ा कम है, 5 बिलियन। भाई आप मेरी बात सुने। कोविड की वजह से ऑयल की प्राइस गिरी, चले मान ली, लेकिन दूसरी तरफ पाम ऑयल की प्राइस डबल हो गई। तो वो भी तो हम इंपोर्ट करते हैं। हम व्हीट इंपोर्ट की, हमने शुगर इंपोर्ट की, तो ये भी तो एक्सीडेंटल है ना सारी। ये इंपोर्ट तो हम कभी भी नहीं करते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज है तो 2 नेगेटिव न्यूज के साथ साथ है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि जब इकोनॉमी चल रही होती है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होती। जब इकोनॉमी रुकती है तो प्रॉब्लम होती है। और ये अप्रिशिएट हमें पूरी प्राइम मिनिस्टर की टीम को करना चाहिए। ठीक, हमें इवन कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर आप ये देखें कि ये हर किस्म के मसाइल को हल करने के लिए बैठे हुए। IPP का मसला हल करना चाहते हैं। आप ये देखें कि सर्कुलर डेट के लिए रेगुलर बेसिस पे मीटिंग होती है, उसको भी हल करना चाहते हैं। हाउसिंग के साथ रेगुलर मीटिंग करते हैं। मेरे भाई, पाकिस्तान में इस तरह के काम पहले कभी नहीं होते थे और हमें प्राइम मिनिस्टर की टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, आते हैं इसकी तरफ भी। गौर, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी सुन ले पूरी। जी। पहले लोग क्या कहते थे, अब लोग क्या कह रहे हैं। मैं आपको, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा था तो लोग शिकायत कर रहे थे। इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो हम उस टाइम पे भी कहते थे कि टाइटनिंग करने की वजह से आपकी स्पेंडिंग कम होगी, आपकी इंपोर्ट कम होगी, और वो सारी चीजें हुई। आज आपकी इंपोर्ट कम होने की वजह से अब इंटरेस्ट रेट जो नीचे आए ना, ये इंटरेस्ट रेट अब ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा, नहीं जाएगा। ये देखें ना आप कैसे कह रहे हैं। ये मैं ऐसे गौहर साहब 2-3 चीजें। पहली बात है, क्या आपको, अगर हम IMF प्रोग्राम में वापस जाएंगे तो ये जो 7% पे स्टेट बैंक ने शरह सूद रखी है, पॉलिसी रेट रखा है, ये रह सकेगा इसके ऊपर कि ये फिर ऊपर चला जाएगा 10, 11, 12% पे? डॉक्टर साहब देखिए, थोड़ी सी बातें जरा अगर हम राइट पर्सपेक्टिव में ले लें तो शायद लोगों को बेहतर समझ आएगी। IMF क्या कहता है? IMF ये कहता है कि आपके मुल्क पे $100 बिलियन का कर्जा है, तो ये जो कर्जा आपने देना है, आपको इस काबिल होना चाहिए, ऐसा रिफॉर्म पैकेज लाना चाहिए कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें और ये जो कर्जे की जो किस्तें बनी है ये वापस कर सकें। तो दिस इज द बेसिस, ठीक है। अब इस बेसिस के अंदर आप अपने मुल्क की इकोनॉमी को देखें तो आज से 2 साल पहले और आज में क्या फर्क है, जो बार बार रिपीट किया जा रहा है। वो ये रिपीट ये किया जा रहा है कि करंट अकाउंट सरप्लस है, पहले $2 बिलियन डेफिसिट था। तो IMF क्या कहता था, भाई डेफिसिट कैसे चलोगे, करेंसी डिवैल्यू करो। तो 125 रुपए की करेंसी 168 चली गई, और 168 चल के हमने देखा जो इंपोर्ट 64 थी वो 64 से 42 रह गई। उसके बाद अब करेंसी हमने देखा कि जब मुल्क में करेंसी हमारी, हमने जैसे क्या कहा कि हमारी अपनी रियल वैल्यू पे आनी थी, तो 168 से 160 हो गई। तो हमारा रुपया एप्रिशिएट हुआ डॉलर के सामने, और ये बहुत अरसे के बाद हम ये देख रहे हैं कि फुल अपनी फुटिंग के ऊपर एप्रिशिएट हुआ। और दूसरी चीज हमने कहा, आपने सूद की बात की, देखें
आईएमएफ क्या कहता है कि कर्टेलमेंट करो इकोनॉमी की। अगर तुम्हारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर गई है डेट की बेस पे और तुम इंपोर्ट कर रहे हो, जो है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा, भाई बाइंग पावर कर्टेल करो। बाइंग पावर कैसे कर्टेल किया? एक तरफ तो उन्होंने 125 की 168 पे ले गए, दूसरी तरफ उन्होंने क्या कहा, सूद का रेट बढ़ाओ ताकि इकोनॉमी की एक्सपेंशन रुके। तो हम 5% के सूद पे थे, 14 पे चले गए ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो, डिमांड टूटे। और इसका रिजल्ट अब आपने क्या देखा कि इन्फ्लेशन, जब हमने देखा कि कर्टेलमेंट हो गई है तो आपने 14 का 7 पे लेके आए और 7 के ऊपर भी इन्फ्लेशन, जो मैं बार बार कहता हूं कि हमारे यहाँ अब ये जरा समझा दें, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, मैं तो डॉक्टर साहब समझता हूं, एक सेकंड, टेक्सटाइल से आपका ताल्लुक है, क्या ये सही है? नहीं, ये जो कहा जा रहा है कि फैसलाबाद के 50,000 बंद यूनिट, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है, वो दोबारा चल पड़े हैं, मजीद यूनिट जो है फैसलाबाद में खुल सकते हैं 30,000, क्या ये सही है? क्या ये रियलिस्टिक बात हो रही है कि हमें सच बताया जा रहा है? डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब देखें आप थोड़ा सा इसमें फिर बात, ये 50,000 यूनिट जो हम बात करें वो 50,000 लूमों की बात करें कि 50,000 लूमें, जो कि ऐसा वक्त आ गया था 2013 से 18 के दरमियान कि हम सनत वाले कह रहे थे कि 70 रुपए किलो का टमाटर था और 70 रुपए किलो में हमने मशीनें स्क्रैप करके बेची और 100 लार्ज इंडस्ट्रियल सेक्टर के यूनिट टेक्सटाइल के बंद हो गए, जिसके बाद आपने देखा कि $25 बिलियन की जो एक्सपोर्ट 2013 में थी, 18 में 20 से भी नीचे आ गई, क्योंकि हम वायबल नहीं रहे थे दुनिया में। हमारी करेंसी क्या थी? हमारी करेंसी ओवर वैल्यूड थी, हमारी करेंसी 100 रुपए खड़ी थी, हमारा सब माल ही नहीं बिकता था। हमारे को 13 सेंट की बिजली दे रहे थे, 13 रुपए यूनिट, 100 रुपए के डॉलर पे 13 सेंट बनता है। हमें कहते थे कि आप जो है गैस ले लो 1800 रुपए में। हम कंपीट ही नहीं कर सकते थे पूरी दुनिया में, जिसका रिजल्ट निकला कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी की पूरी सफर की। हमारी कराची की कुछ इंडस्ट्री बची जिसको 480 की गैस मिलती थी, बाकी सब पंजाब बंद हो गया। आज ये 50,000 जो है वो यूनिट जो बात कर रहे हैं 50,000 लूमों की बात कर रहे हैं और 50,000 लूमों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या फैक्ट्रियां जो बंद हो गई थी, 50,000 लूमों की बात हो गए थे, क्या वो वापस आ रहे हैं? मुझे तो बड़े लोग नहीं, लेकिन मुझे तो हर हफ्ते लोग कहते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड हुए, कोविड के बाद उनको दोबारा जॉब्स नहीं मिली फैसलाबाद से। डॉक्टर साहब अब इस वक्त जो है तकरीबन 2 लाख, जैसे हमने जो अनएम्प्लॉयड पढ़ा, 2 लाख लोग दोबारा से जो टेक्सटाइल सेक्टर में एम्प्लॉय हुए हैं पिछले इस 1 साल के अंदर। और अगर ये टेक्सटाइल की पॉलिसी हमें 5 साल की मिल जाती है, जिसकी पॉलिसी का जो है मुसवदा वजीर आजम साहब के सामने पेश किया गया, तो उस सूरत में अगर ये 5 साल के लिए स्टेबल हमें एनर्जी प्राइस दे देते हैं, सिर्फ एनर्जी प्राइस $6.5 गैस, 7.5 सेंट बिजली, तो मैं ये आपको यकीन दहानी कराता हूं कि ये टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हमारे मुल्क में दुगनी हो जाएगी अगले 5 साल में। और आप अभी 2 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, हम 50 लाख लोगों की बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट देने की अगले 5 साल में, 10 लाख सालाना। अच्छा, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं ना, मैं बहुत से अनएम्प्लॉयड लोग जो फैसलाबाद के वर्कर्स कोविड के बाद हो गए ना, मैं आपके पास भेजता हूं उनको, मैं आपके पास भेजता हूं लोगों को जो सारे अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हुए हैं, मैं आपके किसी बंदे के पास उनको भेजता हूं जो फैक्ट्रियों से अनएम्प्लॉयड हुए हैं। अकील हमारी जो इंडस्ट्री वाले ये तो कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री तो कह रही है कि हमें लोगों को एम्प्लॉय करने की जरूरत है इस वक्त। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ने कल यही कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे पास जो भी कह रहा है ना, मैं उसको आपके पास मैं रेफर करता हूं। अकील करीम भाई, अकील करीम साहब, ये जो इसे कहते हैं कह रहे हैं गौहर एजाज साहब का ऑफिस लाहौर में भी है, फैसलाबाद भी है, जी बिल्कुल, मुल्तान भी है, कराची भी है। सर मैं भेज रहा हूं आपके पास, मैं भेज रहा हूं। अच्छा, ये अकील करीम साहब, ये जो बात मैं आपको एक बात बताऊं, इंडस्ट्री मांगती है, जी 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 क्विकली मैं एकेडी के पास जाना चाहता हूं। जी एकेडी साहब, मेरा दूसरा पॉइंट सिर्फ आपके साथ ये इसे कहते हैं सनत को पॉजिटिव नोट पे ले जा रहे हैं। सर मैं फिर आता हूं आपकी तरफ, मैं फिर आता हूं आपकी तरफ। ये जो इंडस्ट्री मांगती है कि हमें 7.5 या 7 सेंट की बिजली दे दें, हुकूमत, हमने मिलाया था पावर के मिनिस्टर को भी, उमर अयूब साहब को भी, वो इस पे नहीं आना चाहते। वो क्या समझते हैं कि 9 सेंट से नीचे बिजली वो अफोर्ड नहीं करते, ना वो समझते हैं इसका एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा। आपका क्या इस पे एनालिसिस? देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि हमारी बिजली की यूटिलाइजेशन बढ़नी चाहिए, हमारे रेट नहीं बढ़ने चाहिए। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन आपकी बिजली की यूटिलाइजेशन बढ़ गई
आपके पास रेट का बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपकी यूटिलाइजेशन को बढ़ाना है सिर्फ। और अगर ये सारी इंडस्ट्री जो एक्सपेंशन में गई है और ये सारे लोग बिजली इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि हमने तो गवर्नमेंट को मशवरा ये भी दिया है कि अभी विंटर है, विंटर में लोग गीजर वगैरह चलाते हैं गैस से, और गैस हमारे पास शॉर्ट होती है। अगर ये गीजर वगैरह इलेक्ट्रिक पे चलाए तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट इस कंडीशन में है 30 to 40% डिस्काउंट भी दे सकती है। ये वैसे आपने बड़ी पते की बात की है, आप सही कह रहे हैं। इस्लामाबाद में सुबह कई घंटों तक गैस का प्रेशर नहीं होता। अगर हमारे पास बेहतर बिजली के चूल्हे हों तो कैपेसिटी पेमेंट्स हम बिजली की पे कर रहे हैं। हुकूमत अगर बिजली के रेट्स पे कोई नजरसानी करे, लेकिन अकील साहब, मेरी नॉलेज ये है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम में कहीं पर भी इस किस्म के कैपेसिटी एग्रीमेंट्स आईपीपी के साथ नहीं हुए जिस तरह के पीपीपी और पीएमएलएन की हुकूमतें पाकिस्तान में करके चली गई हैं। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, हमने अपने मुल्क को अपने हाथों से तबाह कर दिया। ये जो एग्रीमेंट जो हमने किए ना, ये हमारे लिए मौत का फंदा है। गले के अंदर हमने अपने फंदा खुद डाला हुआ है, और इस गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की से इससे किसी तरह निकला जाए। बदकिस्मती ये है कि कमेटी बनाई गई लेकिन काम उन्होंने कुछ किया, और उसके जो एमओयू साइन किया वो एमओयू बिल्कुल ही अलग साइन किया। अकील करीम द्विवेदी साहब आ चुके हैं, मेरा वक्त जो है बिल्कुल खत्म हो गया। बेसिकली तौर पे गौहर एजाज साहब ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये सोचते हैं कि जैसे फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट ने न्यू डील पैकेज दिया था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, कुछ जब कंस्ट्रक्शन होती है और इंडस्ट्री उसके साथ उठती है और यूं इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ती है। फैसला तो बहरहाल अब होना है इसका वक्त में। यहां एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करने की कोशिश करते हैं हमाद अजहर साहब से, जो वफाकी वजीर हैं सनत और पैदावार के। इसी किस्म के इशूज को आगे बढ़ाएंगे जो अभी हमने डिस्कस किया आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमाद अजहर साहब, वफाकी वजीर सनत और पैदावार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा लीडर, मुझे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। हमाद अजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मोहित साहब। हमाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बुनियादी कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा दूं कि अब आपसे पहले गौहर एजाज साहब जो कि पैटर्न इन चीफ हैं एप्टमा के, और अकील करीम द्विवेदी जो इस कंट्री के एक इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन भी हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं सिक्योरिटीज़ के हवाले से, उनके साथ हमारी डिस्कशन हो रही थी। और उस डिस्कशन का कॉन्टेक्स्ट ये था कि IMF का प्रोग्राम अगर रिज्यूम होगा तो जो पॉजिटिव इस वक्त चीज़ें आपकी हुकूमत हमें दिखा रही है, और जो यकीनी तौर पे बहुत पॉजिटिव अचीवमेंट्स हैं कि इसमें ईयर ऑन ईयर इजाफा है, करंट अकाउंट डेफिसिट में पहली दफ़ा पॉजिटिव हमें नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस में मसलसल इजाफा है, स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को नीचे मेंटेन रखा है। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे IMF का जो प्रोग्राम है, चूंकि वो सस्पेंडेड है, उस पर डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने क्या कहा, वो 30 सेकंड का टुकड़ा भी मैं आपको पहले सुनाता हूँ। देखें, अगर वापस आ जाएगा तो फिर हाराकारी शुरू हो जाएगा, बिल्कुल शुरू होगा। गैस की कीमतें बढ़ाओ, बिजली की कीमत बढ़ाओ, एक्सचेंज रेट को भी थोड़ा हिलाओ, इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाओ, बिल्कुल पागलों के तरह फिर वो कारोबार शुरू हो जाएगा। अगर जाना है तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम है वो बिल्कुल क्लियर टर्म में ये बता दे कि हमने अब मेजर्स नहीं लेने हैं, हमने रिफॉर्म्स करने हैं। हमारा इन्फेसिस ऑप्शन है कि हम ना जाएं IMF के पास, मतलब वी कैन रिफ्यूज गोइंग देयर। देखें, अगर आप नहीं जाएंगे तो ये तंग करेंगे आपको, वर्ल्ड बैंक और ADB तंग करेंगे। ये उनके हाथ में टूल्स हैं ये ना, लेकिन यही टूल्स बाहर में नहीं दिखाते। जो लोग IMF के प्रोग्राम में नहीं है, क्या वर्ल्ड बैंक ADB उनको लेंडिंग नहीं कर रहा होता है? वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्स हमाद अजहर साहब। आई एम श्योर कि आपको ये कमेंट्स खासे लोडेड लग रहे होंगे जो कहे हैं डॉक्टर अशफाक हसन ने। आप एग्री करते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल है कि IMF का प्रोग्राम वापस आएगा और आपको कंडीशनैलिटीज पे मजबूर किया जाएगा? क्या इसके लिए, इस चैलेंज के लिए तैयार है आपकी टीम? देखिए, पहले समझने की ज़रूरत है कि जो हम IMF का प्रोग्राम जिसको पाकिस्तान सब्सक्राइब कर रहा है, वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं है। वो मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे मौजूद है और उसकी कंडीशनैलिटीज़ भी मौजूद हैं और बेंचमार्क्स भी मौजूद हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर जब हम गए थे तो हमने पहले भी बताया था कि जो पहला 1-1.5 साल है उसमें सख्ती आएगी, स्टेबलाइजेशन करनी पड़ेगी, कुछ कीमतों में भी इजाफे नज़र आएंगे डीवैल्यूएशन की वजह से, और कुछ उसके अंदर आपको पॉलिसी करेक्शंस, प्राइस एडजस्टमेंट्स नज़र आएंगी। और उसके बाद मैं अपनी तकारीर, बजट तकरीर में भी और पार्लियामेंट में भी बार बार कहता रहा कि जो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 है, जो जुलाई से जून तक रन करेगा, जिसमें हम अभी मौजूद हैं, ये हमारा हायर ग्रोथ का साल होएगा।
तो अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम में वैसे भी चल रहे हों रूटीन के मुताबिक, तो ये हमारा वो साल था जिसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी उसने एलिवेट होना शुरू हो जाना था। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हम कहें कि आईएमएफ ये कहती है कि आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेज़ ना करें या आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ना जाएं। हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा और वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो पीटीआई के पहले साल में ही शुरू हो गई थी, और दूसरे साल में भी जब हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर पूरी तरह जब हम नया साइन हम किया था, तो वो उसमें कोई तात्तुल का शिकार नहीं हुआ, ना ही वो हमें रोकते हैं। वो क्या कहते हैं, आईएमएफ क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अपने खसारों को कंट्रोल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस के अंदर है, हमारा जो फिस्कल साइड है हमारा प्राइमरी भी सरप्लस के अंदर है। वो कहते हैं कि आप टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करें क्योंकि आपके खराजात ज़्यादा हैं, तो हम अपने टैक्स रेवेन्यूज, टैक्स कलेक्शन क्या आपकी हो रही है उस तरह से जैसे कि आईएमएफ आपसे तवक्को करता है? जी बिल्कुल, देखें ना, ये जो हमारे इस वक्त जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तो काफ़ी टारगेट से ज़्यादा आगे हैं ना। देखें ना, ये करंट अकाउंट का सरप्लस जो है वो अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा है। हम टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स जो हमने खुद तायन किए थे उससे, आईएमएफ के साथ मिल के तायन किए थे, उससे हम आगे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे खड़ी हैं। तो ऐसा कहना कि जी आईएमएफ जो है वो प्रोग्राम जब आता है तो वो कोई सडनली कटेल कर देगा या हर चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएगी, मेरा ख्याल है ये तासुर दुरुस्त नहीं है। अच्छा, तो हमारे साहब ये तो थोड़ा समझा दे, बिकॉज आपने माशाल्लाह बहुत अप्लाई किया, बड़ा प्रोग्रेस किया इस फील्ड में। आईएमएफ ने इस वक्त जो रिलीफ आपको दी है फरवरी मार्च 2020 से, वो बुनियादी तौर पे है क्या जो हमने मांगी थी और उन्होंने दी भी है? देखें, रिलीफ ये है कि हमने इकोनॉमिक जो रिलीफ पैकेज हम लेके आए थे, आपको याद होगा 1200 अरब के करीब, वो हम लेके आए थे सामने, और शायद और उसकी हमें रिलीफ मिली थी, क्योंकि यूजुअली अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रहे हों तो आप इतना बड़ा पैकेज जो है वो ना ला सकते, लेकिन क्योंकि कोविड की पैंडेमिक मौजूद थी तो हम वो पैकेज लेके आए। लेकिन अदर देन दैट तो आप देखें ना कि हमने ऐसा क्या किया है कि जो हम आईएमएफ की कंडीशनैलिटी को वायलेट कर रहे हैं, या हम कौन सी ऐसी चीज कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट यूटिलिटीज की प्राइसेस तो तवक्को थी ना कि जून में आप बिजली गैस की कीमतें बढ़ाएंगे, गैस और बिजली की, वो तो आपने नहीं ना बढ़ाई, गैस और बिजली की कीमतें। देखें, इसीलिए हमने दो चीज़ें मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि जो इंटरेस्ट रेट भी जब नीचे आया, दो चीज़ें हैं ना जो लोग समझते हैं कि शायद आईएमएफ के प्रोग्राम में हम नहीं हैं तो उसकी वजह से है, और जब आएंगे तो हो जाएगी। एक, इंटरेस्ट रेट नीचे आना है तो वो इन्फ्लेशन के साथ ताल्लुक़ रखता है कि आपका इन्फ्लेशन पिछले साल 11-12% था, वो कम होकर 7-8% पे आ गया, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ गया। वैसे भी नीचे आना था, रूटीन में भी अगर हम चल रहे होते तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा इस दौरानिए के अंदर। दूसरा, आपने बिजली की बात की, हाँ, टैरिफ इंक्रीजेस को हमने नहीं छेड़ा कोविड की वजह से, लेकिन हम एक इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेज भी इसीलिए लेके आए हैं जिसमें हम अगले 3 साल तक कमिटमेंट दे रहे हैं। हम अगले 3 साल तक कमिटेड हैं उस इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेज के, जिसमें इंक्रीमेंटल यूनिट के ऊपर 25% का डिस्काउंट है और जो पीक आवर्स हैं उनको खत्म कर दिया गया है। तो ये तो एक ऐसी चीज है ना कि जो अगले 3 साल के लिए इंडस्ट्री के लिए दस्तयाब रहेगी। अच्छा, हमारे साथ देखिए, मेरे हाथ में एक एडिटोरियल है डॉन का 26 नवंबर 2020 का, जिसका टाइटल है, उन्वान है अनचेंज इंटरेस्ट रेट, जिसमें उन्होंने बड़ी तारीफ की कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट को नीचे लाया जिससे कि बड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिली है बिजनेस को। उसकी आखिरी जो 2 लाइनें हैं, अगर प्रोड्यूसर साहब शायद भी दिखा सकें, वो ये है, द रिवर्सल ऑफ द पॉलिसी स्टांस इन द नियर टू मीडियम टर्म कुड इजीली शैटर द करंट ग्रोथ मोमेंटम, जिसपे बुनियादी तौर पर एडिटोरियल के कहता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट 7% पे गवर्नर स्टेट बैंक ने रखा है, जब आईएमएफ प्रोग्राम रिज्यूम होगा तो ये नहीं रह सकेगा यहाँ पे, और जो आपकी पीटीआई की गवर्नमेंट जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम अचीव कर रही है, जो वाकई कर रही है, वो मेंटेन नहीं रह सकेगा। देखें, ये सारा डिपेंड करता है इन्फ्लेशन के ऊपर। इसका आईएमएफ भी यही कहता है ना कि आप इन्फ्लेशन से के साथ अपने इंटरेस्ट रेट को बराबर रखें। तो अगर आपकी इनफ्लेशन जो है वो यहीं रहती है जहां है, और बल्कि हमें उसमें कुछ बेहतरी भी नजर आ रही है कि आप 9% पे है, आपने इंटरेस्ट रेट कम रखा है उससे, आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी डिमिनिश हो रही है। इसके बावजूद ज़्यादातर फूड इन्फ्लेशन थी जो नॉन रिस्पॉन्सिव होती है इंटरेस्ट रेट के साथ, और ये चीज़ स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है। तो दूसरी वाली जो इन्फ्लेशन है, जो आपकी नॉन कोर इन्फ्लेशन कह लें या नॉन फूड इन्फ्लेशन कह लें, वो काफ़ी नीचे है। तो वो आपको रूम देता है कि आप अपना इंटरेस्ट रेट जो है उसको नीचे रख सकें। इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट जो है वो लिंक्ड है आपके इन्फ्लेशन रेट के साथ, और रादर देन कि आपके आईएमएफ प्रोग्राम के साथ। और अगर आपका इन्फ्लेशन रेट इंशाल्लाह ताला जिस तरह नीचे जा रहा है ग्रेजुअली, तो इसी तरह जाता रहेगा, तो आपके पास इंटरेस्ट रेट को भी नीचे मेंटेन करने का रूम रहेगा। ये बात तो वाज़ेह है कि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था पिछले साल, तो तब आपकी इन्फ्लेशन भी 11-12% थी, और अब आपकी इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता कम आ गई है।
अच्छा हाँ साहब, एक थोड़ा सा ये समझा दें, चूंकि आपने पिछले 2 बरस में बहुत ग्रो किया इस जॉब के साथ, बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आईएमएफ प्रोग्राम में हमें जाना क्यों पड़ता है? पहले जाहिर है आपकी हुकूमत ने कोशिश की कि हम जीसीसी कंट्री से, चीन से, सऊदी अरब से फंड्स ले लें, तकरीबन $10 बिलियन के करीब फंड मोबिलाइजेशन की भी गई सब चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन फिर आर्गूमेंट ये था कि आईएमएफ प्रोग्राम में इसलिए जाना पड़ता है कि वर्ल्ड बैंक से बजटरी सपोर्ट मिलती है, तकरीबन 3 से 4 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी मिलती है, और दुनिया भर से क्रेडिबिलिटी जब बढ़ती है तो फाइनेंशियल लेवरेजिंग करना, कर्जे लेना जो है वो आसान हो जाता है। तो क्या ये सूरत हाल वहीं खड़ी है और हमारे लिए मस्ट है कि कुछ महीनों में हम वापस हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में रिज्यूम करना होगा? क्या आपकी गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है कि आप ना जाएं अब दोबारा आईएमएफ के पास? देखिए, ऑप्शन की बात नहीं है मेरे ख्याल में कि हमें ये प्रोग्राम 3 साल का प्रोग्राम होता है और हमें ये प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहिए। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। आईएमएफ ये कह रहा है कि आप अपने खसारे कम करें। हम आईएमएफ के प्रोग्राम में ना भी हों तब भी हमने अपने खसारे कम करने हैं। आईएमएफ ये कह रहा है कि आप अपना टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ाएं। हम आईएमएफ के प्रोग्राम में ना भी हों तो हमने अपने टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं। हम अगर आईएमएफ प्रोग्राम में होंगे तो मल्टीलैटरल से हमें जो लेंडिंग है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के फ्लोज हैं, वो बेहतर रहेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को आपकी जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर हम उससे निकलेंगे तो हम फिर भी बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स वही ले रहे होंगे जो आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, लेकिन हमें वो कुशन और वो बफर और वो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी जो है वो हासिल नहीं रहेगी। इसलिए इट इज़ बेटर टू बी इन द प्रोग्राम एंड डू ऑल दीज थिंग्स रादर देन बी आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम एंड स्टिल हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। नहीं, ये बहुत अच्छा आपने समझाया, लेकिन फिर क्या वजह है कि आप ही की हुकूमत की अक्टूबर और नवंबर 2018 में पूरी कोशिश थी कि आप आईएमएफ प्रोग्राम में ना जाएं और आप चीन से, सऊदी अरब से, अबू धाबी से पैसे ले लें? नहीं, ये बात नहीं थी कि हमने कभी ना जाना चाहा है। देखें, जब नून लीग की हुकूमत आई 2013 में, तो उस वक्त सिर्फ $2.5 अरब का करंट अकाउंट का सहारा था। हमारे टाइम पे 20 अरब का, लेकिन उन्हें भी 6 माह लगे आईएमएफ के प्रोग्राम को साइन करने में, और हमारा $20 अरब का खसारा था। और हम ये चाहते थे कि हम इसको एक प्रॉपर निगोशिएशन के बाद हम इस प्रोग्राम के अंदर जाएं, और वो हमने किया है। और अभी मैं आपके इंट्रो में ये भी सुन रहा था कि आप जो पहले कमेंटेटर्स थे उन्होंने कहा कि जी आईएमएफ कहेगी कि एक्सचेंज रेट को हिलाएं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सचेंज रेट को हिलाने की बात नहीं होती। हम इस वक्त एक मार्केट एक्सचेंज रेट में जा चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा फैसला था, और अब हुकूमत आर्जी तौर पर एक्सचेंज रेट को ना सहारा दे रही है ना दूसरी तरफ। तो यही मार्केट एक्सचेंज रेट ही बाद में भी रहेगा। आपके जब आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव होता है या जब हम उसको दोबारा एक्टिवेट करते हैं, तब भी यही फलक्रम रहेगा, तब भी यही कंडीशनैलिटी रहेगी। तो आज से कोई एक्सचेंज रेट के हवाले से कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं होएगी। नहीं, मतलब एक्सचेंज रेट का तो ठीक है, वो तो उसमें आपकी बात में बड़ा वजन है कि हमने मार्केट पे रखा है, फ्री फ्लोटिंग है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें डॉन के इदारिये को ये शक है, खौफ है कि वो स्टेट बैंक मेंटेन नहीं कर सकेगा 7% पे, वहां पे आपकी क्या यानी होप है? देखें, ये अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इन्फ्लेशन रेट के अफरात ज़र जो है वो कहाँ जा रही है और उसका कॉम्पोजिशन क्या है। ये भी बड़ा मैटर करता है कि आपके ड्राइवर्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या हैं। क्या आपका ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन कोई ऐसी आइटम है जो रिस्पॉन्सिव है टू इंटरेस्ट रेट्स, या आपका ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपेक्टेशंस को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है, या वो आपकी एग्रो बास्केट से आ रहा है जो मे बी इतना इंटरेस्ट रेट से रिस्पॉन्सिव ना हो। तो और वो जा कहाँ रहा है, उसका ट्रेंड क्या है आगे का। फिलहाल तो आगे का ट्रेंड हमें डाउनवर्ड्स नजर आ रहा है। जो फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस हैं वो यही हैं कि अफरात ज़र में कमी आएगी, और अगर कमी आती है तो एक्सचेंज रेट को अपनी जगह मेंटेन करने के अंदर बड़ी स्टेट बैंक को रूम भी मिल जाएगा, मनूवर भी मिल जाएगा। अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि हमने वो फैसले तो करने ही हैं मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के, तो हमें बजटरी सपोर्ट मिल जाती है मल्टीलैटरल एजेंसी से, लेकिन डॉक्टर अशफाक का ये कहना था कि बहुत से मुल्क ऐसे भी हैं, 20, 25, 26 मुल्क ही हैं जो आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हैं किसी वक्त में, लेकिन जो बाकी 180 ममालिक हैं दुनिया के, वो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेते ही रहते हैं, लेकिन हमें ये दोनों इदारे मजबूर करते हैं कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएं तो हम आपको बजटरी सपोर्ट दें। क्या ये सही है? देखिए, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि ये जितने भी लोग जो मल्टीलैटरल्स आपको लैंड करते हैं, ये एक कंसेशनल रेट के ऊपर लैंड करते हैं, और इनको अपनी डेट सस्टेनेबिलिटी यानी रिकवरीज जो होती हैं उससे भी ताल्लुक़ होता है कि इस मुल्क की डेट सस्टेनेबिलिटी क्या है।
बदकिस्मती से हमारी हिस्ट्री ये है पाकिस्तान की कि जो 19-20 प्रोग्राम आईएमएफ के किए हैं, मां सवाए एक के हमने कोई भी मुकम्मल नहीं किया है। और वो एक भी जो हमने मुकम्मल किया, उसके फ़ौरन बाद हम फिस्कल और मॉनेटरी इनडिसिप्लिन में चले गए और हमारा करंट अकाउंट बहुत ज़्यादा फैल गया और हमें दोबारा फ़ौरन आईएमएफ में जाना पड़ा। हमाद साहब, वक्त मेरा खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हमाद अजहर साहब, वफाकी वजीर सनत और पैदावार ने बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी और कम से कम लग तो ये रहा है कि वो उनकी टीम कॉन्फिडेंट है कि आईएमएफ के प्रोग्राम के रिज्यूम होने के बावजूद वो अपनी ग्रोथ का जो मोमेंटम अपटेक का है उसे कंटिन्यू कर सकेंगे। आज इतना ही, फिर आपसे नाज़रीन मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।